तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल का महासंग्राम। मैं हूं विशाल, मेरे साथ है सना और लगातार आपको हम अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से चुनाव की जो वोटिंग की रफ्तार है वो तेज हो रही है या धीमी पड़ रही है, कहां किस तरह की दिक्कतें सामने आई हैं और कहां बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है जहां पर ऐसा लग रहा है ऐसे कोई नया रिकॉर्ड बन जाएगा। इसी बीच आपको बता दें कि हमारे साथ सत्येंद्र जी मौजूद है। हम उनके पास भी जाएंगे और सवाल करेंगे। सर, सत्येंद्र जी से लगातार हम जुड़ने की कोशिश कर रहे थे और इस वक्त सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। सत्येंद्र जी, क्योंकि 5 बजे तक ही वोटिंग होनी है, 10 से 15 मिनट का ही वक्त बचा हुआ है, 3 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज हमारे दरमियान आ चुकी है। अभी भी हम कई पोलिंग बूथ्स की तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर ज्यादा वोटर्स दिखाई नहीं दे रहे, इक्का दुक्का लोग हैं। पोलिंग अमला जो है वो बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि कब पोलिंग खत्म हो। तो क्या ये मान के चले, आपने कहा और हमारे संवाददाता ने कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो क्या मान के चले कि वोटर टर्नआउट में कुछ न कुछ तब्दीली आएगी पिछले साल के मुकाबले, यानी 2017 के मुकाबले? मत प्रतिशतता को लेकर आप बात कर रहे हैं जी। देखिए, ऐसा जो रुझान थे या लोगों की बातों से लग रहा था, हाँ। तो इस बात की पूरी उम्मीद थी कि मत प्रतिशतता इस बार बढ़ेगी। परंतु ये हैरानी की बात है कि अभी तक वो रुझान नहीं मिले जिनकी उम्मीद की जा रही थी। तो आप भी जानते हैं कि मत प्रतिशतता का कम होना कई सारी जो डायरेक्शंस हैं उनको देता है, हवा देता है जी। इससे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वोटर जो पुरानी सरकार है उससे संतुष्ट है और उसको वोट कर रहा है। क्योंकि जब भी सत्ता परिवर्तन होता है सत्ता जो है वो बढ़ती है। तो अगर ये कम रहती है तो ये इंगित करती है कि क्या, और प्रश्न पैदा करती है कि क्या जो लोग हैं वो पिछली सरकार से संतुष्ट हैं। अगर ऐसा रुझान रहता है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसी बात सामने आ सकती है। तो और निश्चय वैसे भी हिमाचल में मत प्रतिशतता जो है इतनी कम रहती नहीं है। अगर कम रहती है तो ये बाकी हैरानी की बात होगी। नहीं, इसके संकेत सीधे लफ्जों में आप क्या कहेंगे? अगर वोटिंग परसेंटेज कम रहती है, हालांकि 2 घंटों का वोटिंग परसेंटेज क्या है वो हमें नहीं पता चल पाया है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाएगा। 3 बजे तक 55 से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत जो है रिकॉर्ड किया गया है। तो ये कमी अगर 3 बजे तक हम देखें तो पहले के मुकाबले कमी ही दिख रही, 2017 के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत में। अगर कमी ही रहती है ऐसे 5 बजे तक, तो क्या ये माना जाए कि ये किसी न किसी बड़े संदेश की तरफ इशारा कर रही है? बिल्कुल, इसको ऐसे ही माना जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि जो नाराजगी लोगों की थी अगर वो धरातल पर नहीं उतरी है। अगर ऐसा होता तो मत प्रतिशतता निश्चित तौर पे बढ़ती। तो ये मत जो आज तक के इतिहास रहा है कम मत प्रतिशतता का जी, होना कहीं ना कहीं सरकार के उस के प्रति सहानुभूति दिखाता हुआ लगता है कि लोग सरकार से संतुष्ट हैं। अब ये कहां तक ये बात बिल्कुल, चूंकि जो आप बात कर रहे हैं ऐसा माना जाता रहा है, लेकिन हम जो प्रतिशत बता रहे थे वो 3 बजे तक का जो प्रतिशत अभी हमें अवेलेबल हुआ था उसके बुनियाद पर है। अलग अलग अगर हम देखें तो सिरमौर में 60% वोटिंग हो चुकी है, 3 बजे तक की बात कर रहा हूं, और कुल्लू में 58.88% वोटिंग हो चुकी है, 3 बजे तक की ये बात आपको कर रहा हूं, 3 बजे तक की। लाहौल स्पीति 62.75 3 बजे तक का ये वोटिंग प्रतिशत है। उसी के साथ अब देखिए मंडी में 58.90 ये 3 बजे तक का है। आगे सना बताएंगी। बिल्कुल, इसी तरह से कई और पोलिंग बूथ्स हैं जहां से हमें जानकारियां मिल पा रही, वो ग्राफिक्स के जरिए साझा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सत्येंद्र जी जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता बिलासपुर से जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अंकित, इस वक्त आप क्या कुछ बिलासपुर में देख पा रहे हैं? क्योंकि अब आखिरी पड़ाव में है, कुछ ही मिनट्स बाकी हैं वोटिंग की प्रक्रिया को के समापन होने में। बिल्कुल,
बिलासपुर में आप देखिए कि लाइन लगी हुई है, और लाइन हालांकि छोटी जरूर हुई है क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे हैं कि सुबह से ही लंबी लाइन लगी थी, लेकिन अब लाइन हालांकि छोटी हुई है। मतदाता इक्का दुक्का मतदाता आ रहे हैं केंद्र के ऊपर और आकर के अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। हालांकि फिर भी 5 से 6 लोग लाइन में अभी भी लगे हैं। और अगर यहाँ के वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो हमारे जो यहाँ के संवाददाता हैं अरुण चंदेल हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण जी, कि पहले क्या इतिहास रहा है और अब वोटिंग परसेंटेज 3 बजे तक कितना रहा है? आज जिला बिलासपुर की बात करें तो 54% यहाँ पे कुल मतदान हुआ है। अभी चुनाव आयोग ने अभी तक जो दूसरा आंकड़ा है वो अभी तक जारी नहीं किया है। हाँ, ये देखने में आ रहा है जो पहले की अपेक्षा जो मतदान है वो इस बार अधिक हो रहा है। पहले जो 2017 में आपने देखा था कि 2017 में ज्यादा मतदान हुआ था या अभी मतदान ज्यादा हो रहा है? देखिए, इस बार मतदान अधिक हो रहा है। जो 2017 की बात की जाए तो मतदान कम हुआ है। तो यहाँ तो के क्या अंकित क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि 3 बजे तक में जो 55% के आसपास ओवरऑल प्रतिशत है, ये 55% के आसपास 3 बजे तक 2017 में नहीं था? बिल्कुल, 2017 में जो 3 बजे तक प्रतिशत था मतों का, वो था मतदान का प्रतिशत था 55% था। तो क्या नहीं, पिछले साल अंकित मैं दुरुस्त करना चाहूंगी क्योंकि 3 बजे का आज तक का मत प्रतिशत चुनाव आयोग ने जारी कर कहा है कि 55% है ओवरऑल। 54% कुछ यहाँ पे जो मतदान हुआ है 2017 में क्या 3 बजे तक इतना ही था, 55 ही था? 3,25,686 कुल इसलिए ये कह रहे हैं 1,60,000 महिलाएं, जबकि 1,63,000 यहाँ पे पुरुष मतदाता हैं। तो यहाँ के समीकरण जान लेते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ से त्रिलोक जम्वाल चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के राजनीतिक सलाहकार थे और पहले दूसरे चुनाव लड़ते रहे हैं। तो क्या समीकरण है यहाँ के? अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे कांटे की टक्कर है। यहाँ पे पूर्व विधायक कांग्रेस के बम्बर ठाकुर और यहाँ पे मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल हैं, जिनमें हाँ, इसके अलावा जो भाजपा की बात की जाए तो यहाँ पे एक निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष शर्मा है। वो भाजपा से उनको जब टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये फिलहाल 8 दिसंबर को पाएगा कि मतदाता क्या रुझान देते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जहां जो बात हम पहले भी कह रहे थे कि भाजपा को कोई तंग कर रहा है, कोई दुखी कर रहा है, तो वो उन्हीं के जो बागी हैं वो दुखी कर रहे हैं, वो तंग कर रहे हैं। और यही प्रश्न हमने जेपी नड्डा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे भी जाना था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी की टिकट जिसको मिल जाती है सब लोग उसके पीछे लग जाते हैं, और जो बागी तौर पर खड़े होते हैं, जब उनको कमल का फूल का निशान नहीं मिलता तो उनको महत्व नहीं मिलती है। लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, इसलिए ये बात कह रहे थे। लेकिन वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जो पूरे आंकड़े देखने में आए हैं, वहां जो बागी हैं बीजेपी के ही, जिन विधायकों की टिकटें कटी हैं वो निर्दलीय खड़े हैं या किसी दूसरी पार्टी से खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। और यही जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी यही कह रहे थे कि जो बीजेपी है वही बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर कहीं आंकड़े में कोई अगर चूक होती है, कोई कितनी सीटें आती है कितनी नहीं आती है, लेकिन वो देखना होगा कि क्या बीजेपी के जो पहले विधायक रहे हैं और जिन्हें टिकट नहीं मिली, या कार्यकर्ता रहे हैं जो टिकट के इच्छुक थे उन्हें टिकट नहीं मिली, क्या वही जो हार में कामयाब होंगे, या फिर बीजेपी अपने दम के ऊपर सरकार बनाएगी, या कांग्रेस अपने दम के ऊपर सरकार बनाएगी। क्योंकि हम सब को जानकारी है कि एक इतिहास रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन लगातार अब की बार नेता जो दावा कर रहे हैं, वो चाहे जेपी नड्डा हो, जयराम ठाकुर हो, अनुराग ठाकुर हो, धूमल हो, वो लगातार यही दावा कर रहे हैं कि अब की बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक नारा भी बनता है कि राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा। तो वो अब 8 दिसंबर को पता चलेगा कि राज बदलता है। बहरहाल ये तो समझ में आ रहा है कि बागी जरूर पार्टियों का खेल बिगाड़ेंगे, खासकर भारतीय जनता पार्टी की करें। भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि बहुत सारे अपने लीडर हैं। अगर बात पवन काजल की कर लें, वहां पर पहले से ही बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें मिल जाएगी टिकट, लेकिन कांग्रेस से आए पवन काजल, उन्हें भाजपा ने टिकट दे दिया। तो अब ये सवाल उठता है कि बागी क्या वाकई में
वो चोट पहुंचा पाएंगे बीजेपी को, जितना बीजेपी ये मान के चल रही या फिर हल्के में ले रही। विशाल, हमने ये भी देखा था कि बड़े केंद्रीय मंत्री जो थे, ये मुझे लगता है याद रखना होगा सना, आप जो बात कह रही हैं और जो बात अंकित कह रहे हैं, हाँ। वो दोनों बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं कि बागी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने अपने आखिरी भाषण में ये कहा था कि आप ये मत देखिए कि कैंडिडेट के सामने कौन खड़ा है, बीजेपी का उम्मीदवार कौन खड़ा, आप बिल्कुल मत देखिए, आप सिर्फ देखिए कि फूल कहां है, यानी कमल का फूल जहां है उसे ही आप उम्मीदवार समझिए, उसी को वोट दे दीजिए। इसका मुझे इसका लगता है मतलब कि यही है कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अंदाजा था कि निर्दलीय जो है थोड़ी मुश्किल शायद पैदा करे, लेकिन अगर वोटर पार्टी को जिताना चाहते हैं तो वो फूल का निशान यानी कमल का निशान पर ध्यान रखे और वोट डालें। वो ये कहना चाह रहे थे। तो जब हमारे साथ अंकित ग्राउंड से जुड़े हुए हैं तो उन्हीं से ये जान लेते हैं कि मतदाता वहां के किस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं। अंकित, ये बताइएगा कि क्या वो कैंडिडेट देखते हैं या फिर पार्टी देखते हैं या फिर कामकाज देखते हैं? इस पे छोटा सा कमेंट आपका। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैंडिडेट पहला चेहरा होता है और कैंडिडेट को देखकर ही जो मतदाता है वो वोट करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब वो रैली करने आए, क्योंकि उनका कहना बनता था, क्योंकि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी वो भांप गए होंगे, तो इसी वजह से उनका यही कहना बन रहा था कि वो कमल का फूल देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए और जयराम ठाकुर को मत देखिए, कैंडिडेट को मत देखिए, केवल कमल के फूल को देखिए। तो कहीं ना कहीं नेता, बड़े नेता जब मैदान के अंदर उतरते हैं तो उनका ये कहना बनता है और इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में डर था। लेकिन दूसरा पक्ष भी, वहीं आनंद शर्मा जो हैं वो कांग्रेस के नेता हैं, वो भी 4 दिन पहले ये कहते हैं कि और अच्छा प्रचार कांग्रेस के द्वारा किया जा सकता था। तो क्या वो भी हार मान चुके हैं? ये तो दोनों ही तरफ है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा मामला है। कमान जब आपको दिया जाता है तब तो आप संभालते नहीं है कि आपके ऊपर कहीं जिम्मेदारी ना आ जाए। आनंद शर्मा को लेकर ही मैं बात कह रही हूँ, क्योंकि जब उन्हें चुनाव प्रचार समिति की बागडोर संभालने के लिए कहा गया था तो उन्होंने उससे नकार दिया और उस पोस्ट को नहीं लिया, और उसके बाद 4 दिन पहले ये कह देते हैं कि प्रचार प्रसार और बहुत अच्छे तरीके से हो सकता था। बहरहाल फिलहाल इसी के साथ अंकित आपसे भी जुड़ेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए इसी के साथ रुक जाते हैं। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।